हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम देवी सिंह है और मैं रामायस पे आपको पूरा साल भर का करंट अफेयर्स यानी 2022 के बच्चों के लिए सभी स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हमारा जो ये करंट अफेयर्स इवेंट बेस्ड होगा, एडिटोरियल बेस्ड होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो इसमें से हम मतलब इसे सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। देखो, हमारा जो हेडिंग है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये एक्चुअल में है क्या? तो पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में सुन लो। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें से कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप टू द 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स विद द 4,444 करोड़ आउटले। मतलब इसका क्या है कि जो हमारी जो यानी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं यानी केंद्रीय मंत्रालय ने रिसेंटली भारत को वैश्विक स्तर पर हब बनाने के तौर पे स्थापित करने के लिए करीब 4,445 करोड़ रुपए इसका कुल व्यय के साथ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है। अब इन जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जो घोषणा है ये वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसकी जो घोषणा है जो 2021-22 का जो केंद्रीय बजट था उस वहां इसकी घोषणा की गई थी। इन पार्कों की स्थापना विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्थलों पर की जाएगी। तो इनकी जो स्थापना कहां होगी भैया? इनकी स्थापना जो है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्थलों पर। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का स्थल का मतलब क्या है? देखो, ग्रीन फील्ड मैं हालांकि इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा। देखो, ग्रीन फील्ड स्थल का मतलब कि वहां पहले से किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एकदम न्यू। वहां उस स्थल पे एकदम न्यू आउटलेट खोला जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, तो यह ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मान लो पहले से इसमें से उपस्थित कोई पार्क में से निवेश होगा और जो है टेक्सटाइल का फिर आगे काम धंधा होगा, तो ये ब्राउन फील्ड है। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में मतलब ग्रीन फील्ड वेरी फर्स्ट टाइम और ब्राउन फील्ड मतलब निवेश में निवेश है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्थलों पर करी जाएगी, ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। पार्क के लिए जो स्थलों का चयन है उसके लिए मानदंड होंगे और चैलेंज मेथड के द्वारा किया जाएगा। ये चैलेंज मेथड के द्वारा, ताकि कल कोई इसमें से सवाल ना उठाए और अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। अब जैसे एक्सपर्ट का मानना है कि भाई इस योजना के परिणाम स्वरूप तकरीबन भारत में 7 लाख डायरेक्टली प्रत्यक्ष रोजगार और 14 लाख इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रोजगार क्रिएट किए जा सकेंगे। ये पार्क एक ही स्थान पर यानी एक ही जगह, जैसे कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर के परिधान निर्माण जो है कपड़ा निर्माण हेतु, यह एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास में बताऊंगा तो मैं वहां आपको यह समझाऊंगा कि भाई आप देखो कि जो चाइना है वो कंटिन्यूअसली अपना जो है मुद्रा का अवमूल्यन करता है। वो ऐसा अवमूल्यन क्यों करता है? क्योंकि वह अपने ज्यादा से ज्यादा निर्यात को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो निर्यात आधारित इकोनॉमी है। तो उसके एक ये तो कारण है मुद्रा का अवमूल्यन, लेकिन उसके पीछे और भी कारण है कि जैसे कि उसकी मान लो कि चाइना में कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो एक वो चेन के माध्यम से मतलब प्रोडक्शन हो रहा है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सूज का प्रोडक्शन हो रहा है तो रॉ मटेरियल उसको यहीं मिल जाएगा, यहीं सारा सब कुछ लेबर मिल जाएगा, यहीं एनर्जी, यहीं सारा सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको बाहर से उसे नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो कम हो जाएगा। वही मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि भाई इसके अंतर्गत आप देखोगे एक श्रृंखला, एक चेन विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
एक स्थान पर एकीकृत यूनिफाइड जो है वस्त्र मूल्य श्रृंखला उद्योग की रसद लागत को भी ये कम करेगी, ट्रांसपोर्टेशन को भी कम करेगी। वहीं बुनियादी और संरचनाओं के विकास के लिए ग्रीनफील्ड पार्कों को मैक्सिमम, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम है तो ध्यान रखना, ग्रीन फील्ड पार्कों को मैक्सिमम 500 CR 500 करोड़ रुपए, और जो ब्राउन फील्ड पार्क हैं, ब्राउन फील्ड पार्क हैं, इनको 200 CR 200 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी इसको डेवलपमेंट जो है कैपिटल ऐड दी जाएगी। अब विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए 300 करोड़ का एक फंड कोष, एक कटोरा तैयार करेगी। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में जो भी पॉसिबिलिटीज थी, आपने इसे समझा और जाना। मैं इसको अगर इंग्लिश वाले बच्चे हों तो एक बार समझाऊंगा। द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द वेंसडे अप्रूव द सेटिंग अप टू द 7th मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क्स विद अ टोटल outlay approximately 4,444 crore in a next 5 years. So textile minister Piyush Goyal informed about the decision after the cabinet meeting the chaired by the प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, यानी प्रधानमंत्री उसको जो है हेडेड कर रहे थे। इसमें उनने साथ में ये कहा कि he said to the move bill approves approximately 7 lakh directly and 14 lakh indirectly job. The minister also informed that the 10 states have already shown interest, मतलब करीब 10 से ज्यादा राज्य इसमें से अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। साथ में जो गोयल साहब ने कहा कि द गवर्नमेंट इज talking to state about and the so far 10 states have already shown interest and there will be the content through a transparent challenging route or transparent method। तो ये ध्यान रखना कि भाई मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में अब इससे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आपने एक इशू आसानी से तैयार कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, तो देखो अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ये तो इवेंट बेस्ड घटना है, अब इसी को अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो इसमें से बेहतर फोकस करोगे। पहले तो बताओगे, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ग्रीन फील्ड क्या है, फिर ब्राउन फील्ड क्या है, 20-20 शब्दों में बताना है। इसके बाद एक्चुअल में इसका लाभ क्या होगा, और मैंने बताया कि रंगाई कढ़ाई जो भी बुनाई सारी सब कुछ एक जगह पे कोशिश की जाएगी, तो इससे जो रसद लागत है, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, परिवहन खर्चा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने इशू डिटेल से समझने का प्रयास किया। दूसरा है सबसे आसान, हालांकि इसका चौथे संस्करण में क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं इशू बताने जा रहा हूं, आ सकता है यूपीएससी में। हालांकि अब 5वें संस्करण में क्वेश्चन नहीं आएगा, चौथे संस्करण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि चौथा संस्करण पिछली बार, और मतलब 5वां संस्करण है। जाइमेक्स आपने सुना होगा, जाइमेक्स ऐसे दे देता है। और स्टेट सिविल सर्विस वाले ध्यान रखना, ये स्टेट सिविल सर्विस वाले ये क्वेश्चन खासकर यूपी पीसीएस में तो अब नहीं आएगा, लेकिन जो और क्वेश्चन सॉरी चाहे बिहार पीसीएस का फॉर्म आ चुका है और इधर आप मान लो राजस्थान उत्तराखंड, तो इनके लिए तो भाई भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, भारत जापान जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास, द्विपक्षीय भारत जापान, ध्यान से सुनना इसमें से। देखो भैया, ये भारत का, हमारे देश का और जापान का समुद्री, ध्यान से सुनना, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ये जाइमेक्स का 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण है, जो कि है 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक
सॉरी, अरब सागर में ये आयोजित हो रहा है। जाइमेक्स 21 का जो उद्देश्य है, इसे जाइमेक्स 21 कहा जाएगा और ये 5वां संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के माध्यम से परिचालन प्रक्रिया की एक सामान्य समझ विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। यह नौसैनिक अभ्यास ये नौसैनिक भारतीय सेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल जो है जेएमएसडीएफ के बीच यह द्विवार्षिक तौर से आयोजित किया जाता है और इस द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 2020 में हुआ था। उसमें आप देखोगे ये अरब सागर में आयोजित किया गया था, जो चौथा संस्करण है मध्य उत्तरी अरब सागर में। और आपको यहां बता दूं, बीते कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच जो सैन्य सहयोग काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब जियोपॉलिटिक्स वाले टीचर होंगे तो आपको यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत, आईआर के अंतर्गत ये सारा डिटेल में, मतलब इसे करंट की चीजें नहीं बल्कि इसमें से जो रक्षा सौदे जापान और भारत के और उसके साथ साथ क्या क्या हमारे रिलेशन है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारत और जापान ने जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से जाइमेक्स श्रृंखला की शुरुआत करी थी। किसकी? जाइमेक्स श्रृंखला की। तो ध्यान रखना ये द्विवार्षिक है, लेकिन पिछले वर्ष ही इसका चौथा संस्करण हुआ था, ठीक है। और उत्तरी अरब सागर, मध्य उत्तरी अरब सागर, ये 5वां संस्करण भी अरब सागर में ही हो रहा है, ठीक है। तो आपने दूसरा और ये भी देख लिया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस वाले आ सकता है। तीसरा इशू है आज का, यानी 7 अक्टूबर का, आंध्र प्रदेश का स्वच्छता कार्यक्रम। ये आंध्र प्रदेश का स्वच्छता कार्यक्रम क्या है? बहुत ही ये सराहनीय कार्यक्रम है, यानी एक मिनट, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश का स्वच्छता कार्यक्रम। स्वच्छता कार्यक्रम इससे काफी चीजें कुछ क्लियर होंगी। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साहब को तो आप जानते होंगे, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई एस जगनमोहन 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 रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, उनके हेल्थ और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता कार्यक्रम, यानी इस स्वच्छता कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थानों में जो सैनिटरी पैड, नैपकिन जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य भर के सभी स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेज में, यानी 7 से 12 राज्य के जितने भी सभी स्कूल और जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, 7 से 12 तक की कक्षा में पढ़ने वाली सभी लगभग 10 लाख से ज्यादा लड़कियों को, किशोरियों को, उनके यानी और प्रति माह करीब 10 पैड के आसपास ये जो नैपकिन है ये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सभी वाईएसआर, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, तो उनके लिए वाईएसआर लिख देता हूं, वाईएसआर के युथा है, सॉरी ये युद्धा स्टोर्स में, यानी जो पैड है, सैनिटरी पैड से मतलब सस्ते और गुणवत्ता, जो मतलब क्वालिटी पूर्ण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार जो है यूनिसेफ, वॉस और जो पीएनजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में जो पीरियड्स होता है, यानी जो मासिक धर्म और स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को विशेष जागरूकता और फैलाएगी और कक्षाएं भी ली जाएंगी।
अब विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चलता है, कुछ स्टडीज से पता चलता है कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 23%, कितना भैया, 23% जो छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच नहीं है। यानी करीब 23% जो छात्राएं हैं वो सैनिटरी पैड्स यूज नहीं कर पाती हैं। जबकि स्कूल और कॉलेज में उचित सुविधाओं की भी कमी है, बुनियादी और संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है, तो इस संबंध में भी एक बड़ी चुनौती रही है। तो आपने एक दूसरा इशू भी देख लिया, सॉरी तीसरा इशू भी देख लिया। चौथा इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जैसे कि ये 3 इशू थे। ठीक है, चलो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती, दालचीनी की संगठित खेती, दालचीनी की संगठित खेती। देखो CSIR, CSIR इज स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करी है। कहां भाई, हिमाचल प्रदेश में, किसकी, दालचीनी की। इस परियोजना की सफलता पर इसको कॉमर्शियल लेवल पर इसको लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिक और अनुसंधान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत जो दालचीनी का आयात करता है उसको कम करना है, उसमें कटौती करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली भारत करीब इस दालचीनी का जो है करीब 909 करोड़ रुपए का आयात करता है। इससे क्या 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 लॉसेस हैं, एक तो भैया हमारा फॉरेक्स जो है इसके वो भी कम हो रहा है, मतलब फॉरेक्स पर भी हमारे नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो हमें हर हाल में दालचीनी का जो आयात है इसको कम करना है। अब इसका जो प्रयोग दालचीनी का, ये जो छाल होती है, देखो दालचीनी का पौधा एक सदाबहार एवरग्रीन पौधा, झाड़ीदार पौधा होता है, और इसकी जो छाल होती है इसी को जो दालचीनी आप देखते हैं जो मसालों में उपयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, ये उस पौधे का यानी छाल होती है। अब एशिया और यूरोप में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पाक सामग्री के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। दालचीनी का दवा में भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि दालचीनी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वैश्विक स्तर पर दालचीनी की सबसे ज्यादा खेती जो है वो श्रीलंका पे होती है। तो टॉप मोस्ट कौन है इसमें दालचीनी के प्रोडक्शन में, भैया श्रीलंका है। कौन, श्रीलंका है। तो आपने 3-4 इशू देख लिए, ये तो हमारे इवेंट बेस्ड थे, ये जो इशू थे इवेंट बेस्ड थे। इसके साथ साथ हमारा है यानी एक दूसरा इशू, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव। वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ये जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, तो इसमें संशोधनों का प्रस्ताव, क्या भाई संशोधन, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है जरा देखना है। संशोधनों का प्रस्ताव, संशोधनों का प्रस्ताव देखो, तो इसमें से तो पहले इंपॉर्टेंट तो भाई पीटी के लिए यही हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 है क्या। फिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है इसका मतलब क्या योगदान हो सकता है। फिर 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये तो ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गया।
साथ में मेंस के लिए वन संरक्षण अधिनियम, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन की आवश्यकता और संशोधन एक्चुअल में जो संशोधन प्रस्ताव हैं ये क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रॉपरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये यहां पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लो इसमें से, अगर हम बात करें तो देखो ये एक्चुअल में चर्चा में क्यों है। रिसेंटली जो केंद्रीय मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्या इसे बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसको शॉर्ट में लिखते हैं MOEFCC। हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी जो है तो पर्यावरण जल एवं परिवर्तन मंत्रालय। इसने भारत में वन शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो है संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, तो पहले तो हम उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि क्या भाई उद्देश्य है। तो देखो सॉरी, वन क्षेत्रों के बाहर खनन के माध्यम से वन भूमि जो है तो उसके नीचे स्थित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की यानी रिसर्च जो अन्वेषण और निष्कर्षण की सुविधा के माध्यम से वन कानूनों को उदार बनाना। मतलब जो है ये कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है, जो ये प्रस्ताव लाया गया है कि भाई वन क्षेत्रों में बहुत सारी जो है जैसे कि प्राकृतिक गैस है, बहुत संसाधन है, यानी जो नेचुरल गैस हो गया इस सॉरी नेचुरल गैस हो गया, और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो है माइनिंग जो छिपी हुई हैं, तो उनको क्या करना है कि उनका उत्कर्षण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, निष्कर्षण करने के लिए इसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ इसके कानूनों को उदार बनाना है, इसके कानूनों को उदार बनाना है। अब भाई इसमें से क्या है कि वन की परिभाषा तो आपको पता भी तो होना चाहिए। तो वन की परिभाषा, एक केस आता है और एक केस में कहा जाता है TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद वर्सेस भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट अपने एक वर्डिक्ट में कहता है कि वन को उन सभी क्षेत्रों के तौर पे देखा जा सकता है जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के तौर पे रजिस्टर्ड है। मतलब है वन को वो सारे क्षेत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के तौर पे रजिस्टर्ड हैं उनको वन माना जाएगा, ठीक है। अब संशोधनों की एक्चुअल में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी संशोधनों की, क्यों? तो देखो एक निजी भूमि पर वन, तो निजी भूमि पर वनों की पहचान कुछ हद तक जो है ये मनमानी प्रक्रिया पर निर्भर होती है, यह व्यक्तिपरक और मनमानी प्रक्रिया पर डिपेंड होती है। इसके परिणाम स्वरूप निजी व्यक्तियों और संगठनों की ओर से काफी ज्यादा आक्रोश या प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। वहीं निजी क्षेत्र को वन के तौर पे मान्यता देने से या फिर किसी जो गैर वानिकी गतिविधि के लिए अपनी भूमिका का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति के अधिकारों को ये सीमित करता है, व्यक्ति के जो अधिकार हैं इंडिविजुअल के अधिकार उनको सीमित करता है। इसके कारण इसमें से निजी भूमि को वनस्पति से रहित रखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, भले ही उस भूमि पर रोपण गतिविधियों की गुंजाइश हो या ना हो। एक इसका अब देखेंगे कि भाई परिस्थिति की जो इन्वायरमेंटली तो परिस्थिति की और आर्थिक आवश्यकताओं में परिवर्तन को देखते हुए भी इसमें से कुछ बदलाव की जरूरत है। जैसे कि पिछले कई वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में पारिस्थितिक, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्था में काफी चेंजेस आए हैं।
जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में विशेष तौर पे संरक्षण और विकास के त्वरित एकीकरण को देखते हुए अधिनियमों में संशोधन करना जरूरी हो गया है। वहीं भारत के जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करना, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो एनडीसी को प्राप्त करने के लिए सरकारी वनों के बाहर सभी संभव उपलब्ध भूमि में एक कॉम्प्रहेंसिवली व्यापक वृक्षारोपण की जरूरत है। ठीक है, अब प्रस्ताव संबंधी कुछ पॉइंट हैं कि भाई क्या क्या इसमें से पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले तो वनों को परिभाषित करना है। अब राज्य सरकारों के द्वारा वर्ष 1996 तक जो सूचीबद्ध डीम्ड वनों को वन भूमि माना जाता रहा है। ठीक है, अब 1980 से पहले जो रेलवे और सड़क मंत्रालयों के द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि जिस पर वन विकसित हो गए हैं उसे अब वन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये, अब सामरिक परियोजना जैसे कि राष्ट्रीय महत्व की जो है रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए सॉरी जो वन भूमि है तो वन भूमि को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत से छूट दी जानी चाहिए। साथ ही साथ सामरिक परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसा करने से राज्यों को रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग की अनुमति मिल जाएगी, जिससे जिन्हें वह एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना है। अब तेल और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण की अगर हम बात करें तो देखो, वन क्षेत्रों के बाहर खनन के माध्यम से वन भूमि के नीचे जो पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है तेल और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण के लिए इसमें से एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, जो एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग ER बोलते हैं इसको, ERD यानी एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको सुगम बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब ऐसी तकनीकी का प्रयोग जो है पर्यावरण के अनुकूल है और इसीलिए इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, इसीलिए इसको अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अब बात आती है वनों में निजी भवन। तो भाई नए प्रस्ताव में उन व्यक्तियों की शिकायत को संबोधित करने का भी प्रयास किया गया है जिनकी भूमि या राज्य विशिष्ट निजी वन अधिनियम या फिर वन की परिभाषा के दायरे में आ जाती है। अब यह प्रस्ताव उन्हें वन सुरक्षा उपायों और जो आवासीय इकाइयों सहित करीब 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में संरचनाओं के जो है निर्माण का अधिकार देता है। ठीक है, तो एक तो ये रहा। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, यानी जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 24.56% है। मतलब ये रिपोर्ट कहती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आई कह रही है कि वन और वृक्ष आवरण, वन मतलब जहां ऑलरेडी जो पहले से डिसाइड है कि भाई ये वन है, रजिस्टर्ड है सरकारी आंकड़े में। वृक्ष आवरण मतलब जहां वृक्षों का आवरण है, वृक्ष है, तो देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र में से करीब 24.56% है। वनावरण क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वनावरण, ये भी पूछा जा सकता है तो थोड़ी सी आप देख लेना, मैं लिख देता हूं। वनावरण कहां कहां, तो सबसे ज्यादा है MP, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद है CG छत्तीसगढ़, CG, फिर है उड़ीसा, ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो वनावरण मतलब सबसे ज्यादा MP में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पे महाराष्ट्र। वनावरण जो क्षेत्रवार आपने देख लिया भाई। अब भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य एक मतलब परिकल्पना की गई थी। किसमें, यह भी पूछा जा सकता है, तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 कितना 33% इसको रखने की परिकल्पना है कितना 24 दशमलव समथिंग, ठीक है, 24.56%, ठीक है।
अब संवैधानिक प्रावधान की अगर थोड़ा सा बात कर लें, देखो इसमें से जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सारा डिस्कस किया करते जा रहा हूं और यही एडिटोरियल बेस्ड है। अब भाई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शिक्षा, नापतौल, न्याय प्रशासन, वन्य जीवों, पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। दोबारा सुनना, क्या क्या? ये 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से शिक्षा, ध्यान से सुनना, क्या क्या भाई? एजुकेशन, ठीक है, नापतौल, मेजरिंग, इसमें से न्याय प्रशासन, जुडिशियल गवर्नेंस, न्याय प्रशासन, इसके साथ साथ वन्य जीव, यानी वन्य जीव, विल्ड लाइफ, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, पक्षियों के संरक्षण, और इनको सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब ये जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। फिर संविधान के अनुच्छेद 51(1) में कहा गया, ध्यान से सुनना, संविधान के अनुच्छेद 51 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में कहा गया कि वनों और वन्य जीव सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया भाई, कि भाई वन्य और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अब बात इसके जो इसमें से जो पॉलिटिकल इसमें जो फिनोमेना है उसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अब राज्य के जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A के अंतर्गत इसके मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण और उसको बढ़ावा देने का कार्य करेगा। जो राज्य है ये पर्यावरण संरक्षण यानी 48 के अंतर्गत किसको? वन्य जीव और इन सभी चीजों को बढ़ावा देने का काम करेगा, और जंगलों, वन्य जीवों की सुरक्षा के दिशा मतलब इसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखी, ये जो रपट है ये दोनों पेपर में छपी हुई है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल से, और इसके साथ साथ इसमें से द हिंदू में, ठीक है। मैं सारा जो आपको कंटेंट है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये जो छपा हुआ है, कुछ इसमें से जो चीजें हैं जैसे पॉलिटिकल फिनोमेना, देखो न्यूज पेपर का एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, इसमें से खुद के एस्पेक्ट इसमें से ऐड करना, तो ये एक बड़ी चुनौती है, और इसमें से मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरा बना बनाया मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, ओके। दूसरा इसमें से जो है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, स्टेट ऑफ, को इंग्लिश से ही लिख लो फिर, जब कौन सा मुद्दा है ये हमारा? पांचवा था, है ना, तो ये इससे छठवा हो जाएगा। स्टेट ऑफ द एजुकेशन, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, रिपोर्ट इन इंडिया, इंडिया 2021 यूनेस्को, ठीक है। तो पहले तो ये रिपोर्ट प्रीलिम्स के लिए यही मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेंस के लिए भारत में शिक्षा की चुनौतियों और उससे प्रयास क्या क्या है, ठीक है। तो ये चर्चा में कब आया? देखो विश्व शिक्षक दिवस जो है, विश्व शिक्षक दिवस की मैं बात कर रहा हूं, भारत के शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जो विश्व शिक्षक दिवस है 5 यानी 5 अक्टूबर को होता है, जो वर्ल्ड टीचर डे है वो 5 अक्टूबर को होता है। इसके अवसर पर यूनेस्को
इसके अवसर पर यूनेस्को, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसको लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को को, यूनेस्को स्टैंड फॉर संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य शैक्षिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन। तो ये जो यूनेस्को के द्वारा यानी 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को के द्वारा 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया यानी नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, जरा इसे तो थोड़ा सा मैं इस रपट के बारे में आपको बता देता हूं। भाई देखो, इसका अगर हम बात करें तो इसके निष्कर्ष बड़े पैमाने पर यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी शिक्षा के लिए एकीकृत UDISE, ये तो ये डेटा 2018-19 के विश्लेषण पर ही बेस्ड है, यानी PLFS और UDISE के 2018 के जो 18-19 के डेटा पर ये जो विश्लेषण है उसी पर बेस्ड है। अब इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के कार्यान्वयन को बढ़ाने और उसको सतत विकास SDG सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट 4 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 के अंतर्गत जो कि शिक्षकों पर ये लक्षित है, यानी जो है तो 4C की प्राप्ति के लिए जो शिक्षकों पर लक्ष्य, तो 4C के प्राप्ति के लिए ये कार्य करता है। अब लक्ष्य जो 4C है 2030 तक विकासशील देशों और विशेष तौर से कम विकसित देशों और छोटे छोटे जो आइलैंड हैं विकासशील राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शिक्षित और योग्य शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि भाई शिक्षकों का एक रिपोर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाला, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इसमें कहा कि भाई स्कार्सिटी ऑफ द टीचर्स या एजुकेटर्स यानी लैक या फिर स्कार्सिटी ऑफ द एजुकेटर, तो देश में लगभग करीब 1.2 लाख एकल शिक्षक विद्यालय हैं। जरा एकल शिक्षक विद्यालय कुछ ऐसे करीब 1,20,000 के पास जहां एक ही टीचर है, एकल शिक्षक विद्यालय हैं, एकल शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें से करीब, ये रिपोर्ट में इनकी बता रहा हूं, जिनमें से करीब 89% ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब अंदाजा लगाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में है। अनुच्छेद 21A फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है 51 और DPSP में भी लगातार शिक्षा की और खासकर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई है, फोकस किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 21A के अंतर्गत ऐड किया गया है इसको, लेकिन फिर भी बताइए कि करीब 1.5 लाख ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां पे मात्र एक ही टीचर है, और ये ऐसे विद्यालय करीब 89% ग्रामीण क्षेत्र में है। मैं आपसे पूछता हूं कि 89% अर्थात करीब 1 लाख के आसपास गांव, 6 लाख गांव है करीब हमारे यहां, तो 1 लाख के आसपास गांव में शिक्षा व्यवस्था का क्या हश्र होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते कि जहां एक ही टीचर उपलब्ध है जिस स्कूल में, तो वो बेचारा क्या काम करेगा। और भारत में एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है
भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन की मैं खासकर बात कर रहा हूं और जो जूनियर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, टीचर पढ़ाने के अलावा सारे काम करते हैं। पढ़ाने के अलावा सारे काम का मतलब क्या है? यहाँ सारे काम का मतलब ये है कि उनकी ड्यूटी इलेक्शन में भी लगाई जाती है, उनकी ड्यूटी पोलियो ड्रॉप में भी लगाई जा सकती है, उनकी ड्यूटी आपको जैसे कि जब इलेक्शन के लिए जो वो मतलब जैसे आ, मतलब ये जो सूची तैयार की जाती है तो उस सूची में बनाने में लगाई जाती है। इसकी सूची मतलब जो टीचर्स की ही ड्यूटी हर जगह लगाई जाती है। कोई भी वैसा सोफिस्टिकेटेड वर्क है, दो ही लोगों की ड्यूटी लगती है, एक तो पुलिस, तो पुलिस सोफिस्टिकेटेड वर्क तो करती नहीं है, तो टीचर करते हैं। तो भाई आप तो अपॉइंट किए थे क्या करने के लिए? आप पढ़ाने के लिए, लेकिन आप ड्यूटी लगा रहे हो उनकी चुनाव में। वैसे भी हमारे यहाँ फेस्टिवल का देश है, तो करीब आप देखोगे कि 20% के आसपास तो ऐसी फेस्टिवल में छुट्टी निकल जाती है। फिर रही सही कुछ कसर रही तो आप, मैंने बताया जैसे कि कहीं यहाँ भी ड्यूटी लगा दो, पोलियो ड्रॉप में लगा दो, आप यहाँ की नॉमिनी बना दो, कहीं यहाँ कुछ बना दो, वहां बना दो, मतलब ऐसे ही उनका चलता रहता है। तो एक ये भी इशू है। अब राज्य का प्रदर्शन और महिला शिक्षक पे अपने ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट क्या है? यानी राज्यों का प्रदर्शन, राज्यों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, राज्यों का प्रदर्शन और महिला शिक्षक। त्रिपुरा में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। ध्यान से सुनना, त्रिपुरा में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। ये मेरा पर्सनली मानना है, हो सकता है आपका मानना हो या ना हो, मैं इस मतलब हो सकता है कि आप मुझसे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन रियल यही है कि मान लो कि मुझे कोई समस्या है, ऐसे समझो मुझे कोई समस्या है। कोटा फैक्ट्री आप देखना, उससे शायद आप लिंक कर पाओ, कोटा फैक्ट्री का पार्ट मतलब दूसरा चैप्टर आया है। तो उसमें से मान लो कि अगर जैसे कि मैं किसी स्कूल में टीचर हूं, ठीक है, और किसी बच्चे को किसी प्रकार का इशू है, तो बच्चा तो मुझसे कह सकता है, लेकिन उसी स्कूल में जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, शायद वो मुझसे शेयर नहीं कर पाए, शायद वो अपनी मन की बातें मेरे साथ शेयर नहीं कर सके। तो आप बताइए कि अगर जिस राज्य में महिलाओं, जो महिला टीचर हैं उनकी संख्या बहुत पुअर होगी, तो वहां आप देखोगे ये स्वतः ऑटोमेटिकली जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनकी भी संख्या कम होगी। हमारे यहाँ वैसे भी आप देखो कि पेट्रियार्की सोसाइटी रही है हमारे यहाँ आज भी। वैसे भी महिलाओं को तो एक, ये समझो कि बहुत सारे राज्य क्या कि पूरे देश में भी ये पेट्रियार्की सोसाइटी का असर देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु के तौर पे अभी तक देखा जाता रहा है। इवन आज भी बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं, महिलाओं को एक्चुअल में बस ये समझो कि ऐसे इस चीज को आधार बनाते हुए अगर हम बात करें तो जैसे कि उन्हें रोजगार, मतलब वो उन्हें सिर्फ घर का काम करना है। ये मेरा मानना नहीं है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इसकी अवहेलना करता हूं, लेकिन हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी का यही एक्चुअल में फेस भी है, हमारे पितृसत्तात्मकता का यही फेस है, और ये फेस हमारी समाज को दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो राज्यों का प्रदर्शन महिला शिक्षा में त्रिपुरा सबसे खराब स्थिति में। इसके बाद त्रिपुरा के बाद असम की बारी आती है भाई, असम। इसके बाद झारखंड की बारी आती है, झारखंड। फिर राजस्थान, राजस्थान। महिला शिक्षा के संदर्भ में गोवा, दिल्ली, केरल, चंडीगढ़ सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा गोवा, गोवा सबसे टॉप मोस्ट पर है। दिल्ली सेकंड नंबर पर है। केरल आप देख लो, जहां जहां ये सारा सब कुछ है तो वहां महिलाओं की एजुकेशन लिटरेसी रेट भी देख लेना। चंडीगढ़ ये सबसे आगे है। अब निजी क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि थोड़ा सा देख लो, निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में शिक्षकों शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि,
में वृद्धि। तो निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 के मुकाबले जो कि 21% था, वह जाके 2018-19 में काफी बढ़िया बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जाके 35% हो गया है। कितना भैया? 35% हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ध्यान से सुनना, इसके अनुसार 7 छात्र शिक्षक अनुपात जो है, प्रोपोर्शनल टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो जो है, छात्र शिक्षक का अनुपात वो कक्षा 1 से 5 तक, ध्यान से सुनना, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, कक्षा यानी क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 क्या रहेगा? 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा, 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। हायर एजुकेशन में 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा, ये स्टूडेंट है, ध्यान रखना, 5 मत समझ ले, एक टीचर, कितना? एक टीचर होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि भाई जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है, लेकिन क्या ऐसा है? शायद तो नहीं। अब डिजिटल संरचना की कमी एक इशू आ जाता है, डिजिटल संरचना की कमी, डिजिटल संरचना की कमी। डिजिटल संरचना की कमी से तात्पर्य क्या है? देखो भैया, स्कूलों में कंप्यूटिंग डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, इसकी उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में अप्रोक्सीमेटली 43%। नाम क्या है? ये 21वीं शताब्दी है, ये डेटा की सदी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सदी है, ये साइंटिफिक दुनिया की सदी है। लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी के हम 2 दशक पार कर गए और शहरी क्षेत्रों में जो है 43% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, कंप्यूटिंग डिवाइस अप्रोक्सीमेटली उपलब्ध है। समग्र भारत की बात करें ओवरऑल तो 22%, समग्र भारत की 22%, और पूरे देश ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 18%। आप और मैं या फिर कोई भी बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पढ़ाई उसने किया है, ग्रामीण क्षेत्र से, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर तो होता था, लेकिन कंप्यूटर लैब पे जब आप जाते थे तो वहां स्टूडेंट होते थे कितने? 200, और कंप्यूटर होते थे 15। एक रोस्टर सिस्टम चलता था, और उस रोस्टर सिस्टम के माध्यम से 7 दिन बाद एक कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर सीखने का नंबर आता था, 7 दिन बाद। मतलब ओवरऑल कहें तो करीब साल भर में 30 क्लासेस। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, बाकी की तो छुट्टी भी तो चली जाती है ना, तो करीब 30 क्लासेस। अब भैया हम तो लेके बैठे हैं कंप्यूटर, और साल भर में आप 30 ही क्लासेस लोगे, और वो भी 7 दिन के इंटरवल पर, 7 दिन के इंटरवल पर। तो क्या डिजिटल इंडिया? बाकी का खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना हम महारत हासिल कर लेंगे, कितना हम एकदम स्ट्रांगर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो, क्योंकि मैं ये आंखों देखा हाल बता रहा हूं, ये आंखों देखा हाल। पहली बात तो ये देखा, दूसरी बात जो है, एजुकेटर जो अपॉइंट होते थे उन्हें, आप तो भ्रष्टाचार और ये सारी चीज देख ही रहे हो, तो उनका भी बहुत बुरा ही हाल था। तो एक तो ये इशू था भाई, ठीक है, तो आपने इसे देखा कि भाई अब करीब पूरे भारत में स्कूलों में जो इंटरनेट की पहुंच, ये भी देख लीजिए, ये बता ही देता हूं, 42%। पूरे भारत में जो इंटरनेट की पहुंच है 42% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14%। आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करते रहिए, 14% डिजिटल इंडिया है। और जो है भारत के स्तर पर है, समग्र भारत के स्तर पर, सॉरी ये शहरी क्षेत्र में था, ध्यान रखना, 42%। और जो समग्र भारत के स्तर पे ये 19%। ये है आपकी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये हाल है 2021, हम डेटा की सदी में हैं, हम डेटा की सदी में हैं, ठीक है।
और देखो हम क्वार्टरली मतलब हम क्वार्टर सेंचुरी में गुजरने वाले हैं और ये हमारा स्थिति है। ठीक है, अब सकल नामांकन अनुपात भी देख लो, ये क्यों रह जाए, हालांकि इसमें वृद्धि हुई है। सकल नामांकन बस वृद्धि हुई है, नामांकन अनुपात, अनुपात में वृद्धि। ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में जो जीईआर है इसका 2001 में ये 81.6% से बढ़कर के 2018-19 में जो इनरोलमेंट है ये 93.3 हो गया है। दोबारा सुनना, कहाँ की मैं बात कर रहा हूं, प्राथमिक विद्यालयों में, मतलब जो बच्चा पढ़ने लायक है। तो प्राइमरी स्कूल में 2001 में जो इनरोलमेंट होता था वो 81 के आसपास, करीब मान लो 82 नहीं, 82% नॉट 82%, वही 2018-19 में जो है ये वृद्धि हो गई है, 93.03% पहुंच गया है। ठीक है, सराहनीय है, अच्छा है, इनरोलमेंट बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या इनरोलमेंट बस बढ़ना चाहिए, इंफ्रा में सुधार नहीं होना चाहिए क्या? बताइए भाइयों एवं बहनों कि इंफ्रा में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी हाँ, इंफ्रा में सुधार होना चाहिए, लेकिन आप करेंगे तभी तो ना। खैर छोड़ो, अब जीईआर जो है यानी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये शिक्षा के किसी भी दिए हुए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या है, इनरोलमेंट है, जो कि विद्यालय आयु की आबादी के प्रतिशत के तौर पे ये व्यक्त करी जाती है। अब वही 2019-20 में प्राइमरी एजुकेशन में कुल जो यानी जो ओवरऑल जो रिटेंशन है ये 74.6% है, यानी जो ओवरऑल रिटेंशन है, प्रतिधारण है, ये 74 दशमलव कितना, ओवरऑल रिटेंशन लिख लो, ओवरऑल रिटेंशन 74.6%। ये प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा ये 59.6% है, 59.6% है। ठीक है, तो ये तो इसमें से अपनी रपट में जो है मैंने आपको बताया, जो स्टेट रिपोर्ट आई है यूनेस्को की एजुकेशन, स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट, तो अपनी रपट में इन चीजों को उन्होंने उकेरा है। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि बस उन्होंने रिपोर्ट, तो कुछ तो सजेशन दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि भाई चलो हो गया। ठीक है, तो सजेशन क्या दिए हैं भाई, सिफारिशें क्या हैं, सिफारिशें, सिफारिशें, सिफारिशें हैं नॉर्थ ईस्ट यानी जो पूर्वोत्तर राज्य, ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और प्रदर्शन सुधार। तो टीचर जो नंबर ऑफ एजुकेटर हैं, नंबर ऑफ एजुकेटर हैं, इसमें से वृद्धि, नंबर ऑफ एजुकेटर में वृद्धि, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, व्यावसायिक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन और विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि। इसके साथ शिक्षकों की पेशेवर स्वायत्तता को महत्व, शिक्षकों की पेशेवर स्वायत्तता को महत्व, साथ में शिक्षकों का बेहतर करियर, शिक्षकों को सार्थक सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इसको प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग देना, पारस्परिक जवाबदेही के आधार पे परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षण जो है, शिक्षण शासन, इसमें से विकास करना और बेहतर बनाना। तो ये इनके सुझाव रहे हैं, रिपोर्ट रही। तो आपने ये सारी चीजों को डिटेल से समझा, और जो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 की जो है, तो ये रपट भी आपने डिटेल से समझा और देखा।
उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और देखो, मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ब्रॉडली आपके साथ डिस्कशन किया जाए। बाकी का जो है आप इसी के आधार पे पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। अब ये डेली सामने आएगा। ओके, चलो।